Good morning to all my dear students of class 7th. Today I am here to explain you all the chapter number 6 and 7 of the subject English Grammar. आज की क्लास में मैं आप लोगों को चैप्टर नंबर 6 and 7 एक्सप्लेन करूंगी इंग्लिश ग्रामर का. So let's begin now. The name of the chapter number 6 is verbs. Verbs क्या होते हैं? वर्ब्स वो शब्द होते हैं जो हमें बताता है कि कोई व्यक्ति या कोई जानवर क्या कर रहा है. वर्ब्स को हम एक्शन वर्ड्स भी बोलते हैं, जैसे नाउन को नेमिंग वर्ड्स, एडजेक्टिव को डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, उसी तरीके से वर्ब्स को हम एक्शन वर्ड्स बोलते हैं. हम कोई काम जब करते हैं तो उस काम को जब करने को हम बोलते हैं एक्शन, वो हमारा एक्शन होता है. हम खा रहे हैं तो खाना हमारा एक्शन है, हम लिख रहे हैं तो लिखना हमारा एक्शन है, हम डांस कर रहे हैं तो डांस हमारा एक्शन है. तो जो वर्ड्स इन एक्शंस को बताता है उन वर्ड्स को हम वर्ब कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, रीना इज डांसिंग, सो डांसिंग इज वर्ब. I am writing, writing is verb. She is playing, playing is verb. So इस तरीके के words dancing, singing, laughing, ये जितने भी काम हैं इनको हम action words कहते हैं, verbs कहते हैं. ठीक है? A verb is a word which expresses an action or tells something about a person or thing. Example, laugh, climb, kill, drink, run, etc. ठीक है? अब आप ये समझिए, हर सेंटेंस में एक वर्ब भी हो सकता है, दो वर्ब भी हो सकता है, तीन वर्ब भी हो सकता है. एक वर्ब है तो सिर्फ मेन वर्ब है, और अगर दो या तीन वर्ब्स हैं तो इसका मतलब एक हेल्पिंग वर्ब है और बाकी मेन वर्ब है. हेल्पिंग वर्ब हमेशा मेन वर्ब के पहले आता है. ठीक है? हेल्पिंग वर्ब्स क्या होते हैं? जैसे इज, आर, वॉज, वर, ये सब होते हैं हेल्पिंग वर्ब्स. In a sentence, a verb may consist of one, two or more words, as can be seen in the following sentences. पहला सेंटेंस है I wrote 2 letters yesterday. इसने बताया कि मैंने कल 2 लेटर्स लिखे थे. सेकेंड, he speaks excellent French. थर्ड, she has failed twice. फोर्थ, it has been raining for 3 hours. In sentence 1 and 2, the verb consists of one word. In sentence 3, the verb consists of 2 words, and in sentence 4, the verb consists of 3 words. पहले और दूसरे सेंटेंस में एक वर्ब है, wrote और speaks. तीसरे सेंटेंस में 2 है, has और failed, जिसमें has हमारा हेल्पिंग वर्ब है और failed हमारा मेन वर्ब है. चौथे सेंटेंस में 3 वर्ड्स हैं, has been raining. Has और been is helping verb and raining is main verb. ठीक है? चलिए अब हम समझते हैं कि how many kinds of verbs are there. There are 2 kinds of verb, transitive verb and intransitive verb. Transitive verb क्या होते हैं? ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब होता है जिन सेंटेंस को हम कंप्लीट करने के लिए हमें किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है, उसे ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं. इनट्रांजिटिव का मतलब क्या होता है कि किसी सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए हमें ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है. ठीक है? जैसे पहला सेंटेंस अगर है द बुक इज केप्ट ऑन द टेबल. ठीक है? तो बुक जो है वो टेबल पे रखी है, तो टेबल वर्ड हमारा ऑब्जेक्ट है और केप्ट वर्ड हमारा वर्ब है, तो ये ट्रांजिटिव हो गया. और अगर मैंने सिर्फ बोला द बुक इज केप्ट देयर, हम कोई जगह का नाम नहीं बता रहे, कोई चीज का नाम नहीं बता रहे, नहीं. ठीक है? सिर्फ ये बता रहे हैं कि बुक रखी है, सो दिस इज इनट्रांजिटिव. दूसरी बात, ऑब्जेक्ट हमेशा वर्ब के बाद आता है. अब बुक भी तो ऑब्जेक्ट हो सकता है, लेकिन यहाँ पे बुक स्टार्टिंग में आ रहा है. अगर यही लास्ट में होता तो ये ट्रांजिटिव वर्ब होता. ठीक है? तो जिस सेंटेंस में वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है उसे हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं, और जिस सेंटेंस में किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता है, उसे हम इनट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं. ठीक है? चलिए इसी पे बेस्ड एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं. सर्कल द वर्ब्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस एंड पुट देम इन द एप्रोप्रिएट बॉक्स. यहाँ सेंटेंसेस दिए हुए हैं, इनमें जो वर्ब हैं उसको हम सर्कल करेंगे और टिक करेंगे कि वो ट्रांजिटिव है या इनट्रांजिटिव है. फर्स्ट,
द ट्रेन लेफ्ट एट 5 o'clock. यहाँ पे मैंने बताया कि ट्रेन जो है 5 बजे छूटेगी, तो लेफ्ट वर्ड हमारा वर्ब है, तो लेफ्ट को हम सर्कल करेंगे। और उसके बाद हमने सिर्फ समय बताया है, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, सो ये इंट्रांसिटिव है। सेकेंड, चिल्ड्रन लाफ्ड, यहाँ पे सिर्फ हमने बताया कि बच्चे हंसे, कोई ऑब्जेक्ट नहीं, लाफ्ड इज वर्ब एंड दिस इज इंट्रांसिटिव। थर्ड, द टेम्प्स आर आउट, आर आउट क्या है, वर्ब्स, आर हमारा हेल्पिंग वर्ब है, आउट हमारा मेन वर्ब है, इसमें भी कोई सब ऑब्जेक्ट नहीं है, इंट्रांसिटिव। फोर्थ, वी वेटेड फॉर द स्कूल बस, हमने स्कूल बस के लिए वेट किया, तो आप सब यहाँ देख सकते हैं वेटेड शब्द हमारा वर्ब है, वर्ब के बाद एक ऑब्जेक्ट आया है बस, मैंने ऑब्जेक्ट को अंडरलाइन किया है। जिस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट होता है वो क्या होता है, ट्रांसिटिव। सो 4 sentences ट्रांसिटिव। फिफ्थ, द स्काई लुक्स क्लियर, लुक्स क्लियर इज वर्ब, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, इंट्रांसिटिव। सिक्स्थ, द वेदर इज टू हॉट, वेदर इज वर्ब, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, सो इंट्रांसिटिव। इट इज फाइन वेदर, अगेन फाइन इज वर्ब, no object, intransitive. Eighth, the thief stole my necklace. Sorry, by mistake I have underlined wrong word in this sentence. Thief इसमें नहीं, stole is verb और एक object है इसमें, क्या है, वो है necklace. So stole is verb and necklace is object. So this is transitive. He looked sad. Looked is verb, no object, intransitive. Children went to school in the morning. Went is verb, school is object, so transitive. Exercise number B is your homework. You just have to underline the verb and say that it is transitive or intransitive. Next type is auxiliary verbs. Auxiliary verbs क्या होते हैं? The auxiliary verbs are helping verbs. Helping verbs को हम auxiliary verbs कहते हैं. They are used with the main verbs to make sentences. Some of the auxiliary verbs are is, are, am, do, did, can, may, will, must, shall. कुछ auxiliary verbs ये हैं. Sometimes auxiliary verbs can also be used as main verbs. Kinds of auxiliary verbs, primary auxiliaries and modal auxiliaries. इस चैप्टर में हम प्राइमरी ऑक्सिलरीज के बारे में पढ़ेंगे। प्राइमरी ऑक्सिलरीज, दीज वर्ब्स आर स्मॉल इन नंबर, दे आर डू, हैव, बी। डू की कैटेगरी में क्या आता है, डू, डज, डिड, तीनों फॉर्म्स। हैव, हैज, हैड, हैविंग। बी में इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, बीइंग। द प्राइमरी ऑक्सिलरीज आर यूज्ड टू फॉर्म टेंसेस, नेगेटिव्स, क्वेश्चंस एंड द पैसिव वॉइसेस। प्राइमरी ऑक्सिलरीज का इस्तेमाल हम नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए करते हैं, जैसे जिन सेंटेंस में हो गया आई विल नॉट डू द वर्क, शी डजंट वांट टू गो देयर, तो ये नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं। टेंस बनाने के लिए, क्वेश्चंस और पैसिव वॉइस में सेंटेंस बनाने के लिए हम ऑक्सिलरी वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। चलिए लेट्स डू द एक्सरसाइजेस। Circle the auxiliary verbs in the following sentences. Also mention the verbs they are helping. Auxiliary verbs को हमें circle करना है। First, do you know him? Do is the auxiliary verb. Know is the main verb जिसको help कर रहा है। Second, they have a big garden in the front of their house. Have is a auxiliary verb. Third, the train was late. Was is auxiliary verb. Late is main verb. Fourth, we did not need your help. Did not दोनों हो सकता है या सिर्फ did भी हो सकता है, auxiliary verb. Fifth, and need is the main verb. The school has closed for the summer vacation. Has is the auxiliary verb. Closed is main verb. He is busy with his work. Is auxiliary verb. Busy main verb. I do not need your help. Do can, do भी हो सकता है, not भी हो सकता है, auxiliary verb, and need is main verb. Eighth, we do our homework in the evening. Do auxiliary verb. I have taken many photographs with my old camera. Have auxiliary verb, taken main verb.
Last, she has been robbed. Has been auxiliary verb, robbed main verb. Okay. नेक्स्ट चैप्टर नंबर 7, मॉडल ऑक्सिलरीज. ठीक है, ऑक्सिलरीज में ऑक्सिलरी वर्ब्स दो टाइप के होते हैं, प्राइमरी एंड मॉडल. प्राइमरी हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा, अब हम मॉडल ऑक्सिलरीज के बारे में पढ़ेंगे. द वर्ब्स कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट, ought to, used to, need, dare are called the model auxiliaries. They help to express ideas of ability, possibility, permission, obligation, duty, etc. They do not change with the person or number of the subject. Model auxiliaries कितने होते हैं, किस किस टाइप के होते हैं, ये हम पढ़ेंगे. पहले पढ़ेंगे can and could. Can is used to express ability. For example, can you draw a painting? मैंने आपसे पूछा क्या आप पेंटिंग कर सकते हो, can you paint? अगर आपको पेंटिंग अच्छे से आती है तो आप बोलेंगे yes I can, और नहीं आती है तो आप बोलेंगे no I cannot. तो जो काम हम कर सकते हैं, जिस काम के लिए हम एबल हैं, वहां पे हम can का इस्तेमाल करते हैं. ठीक है. Example, she can lift this box. She is able to lift this box. Second, I can jump over the wall. I am able to jump over the wall. Third, he can solve this puzzle. He is able to solve this puzzle. So can का इस्तेमाल हम करते हैं ability दिखाने के लिए. Can is also used to express permission. हम परमिशन लेने के लिए भी कई बार कैन का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कैन आई सिट हियर, यू कैन टेक दिस पेन. थर्ड, कुड इज यूज्ड टू एक्सप्रेस पास्ट एबिलिटी. कुड हम इस्तेमाल करते हैं हमारी पास्ट की एबिलिटी को बताने के लिए. जैसे कई बार क्या होता है, बचपन में आप डांस करते हैं लेकिन अभी आप डांस करना छोड़ चुके हैं, तो हम बोलते हैं आई कुड डांस व्हेन आई वाज यंग. तो जो पास्ट में हम करते थे अब नहीं करते हैं, उस चीज को बताने के लिए हम कुड का इस्तेमाल करते हैं. उसके अलावा कुड इज ऑल्सो यूज्ड टू सीक परमिशन. कुड आई यूज योर स्कूटर, कुड वी प्ले फुटबॉल हियर. कुड इज मोर फॉर्मल देन कैन. फॉर इंस्टेंस, यू कैन से कैन आई सिट हियर टू योर मदर बट नॉट टू योर बॉस. चलिए अब कैन एंड कुड पे बेस्ड एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं. फिलिंग द ब्लैंक्स विथ कैन और कुड. फर्स्ट, ये शी नहीं ही होगा, इसको ही कर लीजिए. ही डैश प्ले बैडमिंटन बिफोर ही ब्रोक हिज लेग. पास्ट की बात बता रहे हैं कि वो अपने जब उसका पैर टूटा उसके पहले वो बैडमिंटन खेलता था. तो पास्ट के लिए हम क्या यूज करते हैं, कुड. सो ही कुड. सेकेंड, आई डैश क्लाइंब दिस वॉल इफ आई ट्राई हार्ड. मैं ये वॉल क्लाइंब कर सकता हूं अगर मैं अच्छी कोशिश करूं तो. अभी की बात हो रही है, सो आई कैन. थर्ड, अगेन दिस इज ही डैश ड्राइव दो ही डज नॉट हैव अ कार. ये ड्राइव कर सकता है बेशक इसके पास कार नहीं है. अभी की बात हो रही है, कैन. फोर्थ, आई डैश नॉट कम टू योर पार्टी नेक्स्ट वीक. ये अगेन आगे की बात हो रही है, पहले की बात नहीं हो रही है. सो आई कैन नॉट कम टू योर पार्टी नेक्स्ट वीक, अभी जैसे हमने पढ़ा था. फिफ्थ, माई फादर सेड दैट वी कैन प्ले इन द पार्क. मेरे फादर ने कहा कि हम पार्क में खेल सकते हैं. नेक्स्ट, यू कैन गो वेन एवर यू लाइक. नेक्स्ट, वाई कुड यू डू दिस वर्क सेड माई फादर. नेक्स्ट टू वर्ड्स आर मे एंड माइट. मे का इस्तेमाल हम यूज करते हैं पॉसिबिलिटी के लिए. पॉसिबिलिटी मतलब आपने बादल देखा, बादल घेरे हुए हैं, तुमने बताया कि आज बारिश हो सकती है, तो इट मे रेन टुडे. ठीक है, इट मे रेन टुडे. तो ये होता है पॉसिबिलिटी, किसी चीज की पॉसिबिलिटी होना लेकिन श्योरिटी नहीं है. हमको लग रहा है कि ये काम हो सकता है लेकिन हम उस चीज के लिए पूरी तरीके से श्योर नहीं है. नेक्स्ट, इट इज क्लाउडी इट मे रेन. जैसे मैंने अभी बताया, शी मे कम टुडे, इफ ही वर्क्स हार्ड ही मे पास. मे इज ऑल्सो यूज टू एक्सप्रेस परमिशन. मे का इस्तेमाल भी हम परमिशन लेने के लिए करते हैं, जैसे मे आई कम इन मैम, यू मे गो होम. मे इज मोस्टली यूज टू सीक परमिशन फ्रॉम योर सीनियर्स, टीचर्स, ऑफिसर्स. जब हम
कैन शब्द का हमने पढ़ा था तो उसमें भी ये था कि परमिशन लेने के लिए होता है, लेकिन कैन का इस्तेमाल हम अपने सीनियर्स, अपने टीचर्स, अपने ऑफिसर्स के सामने नहीं कर सकते, क्योंकि कैन जो है वो बहुत इनफॉर्मल होता है, वो सिर्फ आप अपने फैमिलीज और फ्रेंड्स के साथ कर सकते हैं। लेकिन मे एक रिस्पेक्टफुल परमिशन होती है, इसीलिए जब आप टीचर से कोई परमिशन लेते हो, अपने बड़े लोगों से कोई परमिशन लेते हो, सीनियर से स्कूल में, तो हमें मे का इस्तेमाल करना चाहिए, ना कि कैन का। मे इज यूज टू एक्सप्रेस होप, प्रेयर, विश। इसके अलावा किसी चीज की होप हो, प्रेयर हो और विश हो तो भी मे का इस्तेमाल करते हैं, जैसे मे गॉड ब्लेस यू, ये मैंने आपको विश दी, ठीक है। मे यू लिव लॉन्ग, मे शी पास द एग्जामिनेशन। अब आते हैं माइट पे। माइट इज ऑल्सो यूज टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी। माइट का इस्तेमाल भी पॉसिबिलिटी के लिए होता है, लेकिन माइट इज यूज व्हेन द चांसेस ऑफ समथिंग हैपनिंग आर लेस और रेयर। मे का इस्तेमाल ये तब होता है किसी पॉसिबल चीज का जिसकी ऑलमोस्ट हमें मतलब जैसे 80% चांसेस लगते हैं कि हाँ ये हो सकता है, और माइट के केस में क्या है, माइट में बहुत कम चांसेस होते हैं किसी चीज के होने का, ठीक है। लेट्स डू द एक्सरसाइजेस। नो, समथिंग ऑल्सो देयर। Might is used when the chances of something happening are less or rare. Might is also used as past tense of may in the indirect speech. जैसे she said that it might rain. पहले के टेंस में जब हमें बताना हो किसी के बारे में तो हम might का इस्तेमाल कर सकते हैं। She hasn't worked at all but she might pass. वो बिल्कुल पढ़ाई उसने नहीं करी, तो जब बिल्कुल पढ़ाई नहीं करे तो बहुत कम चांसेस हैं कि वो पास होगी, इसलिए हमने यहाँ पे माइट का यूज किया। लेट्स डू द एक्सरसाइजेस बेस्ड ऑन मे एंड माइट। ही इज नॉट एट होम, ही मे हैव गॉन टू द मार्केट। हमें पॉसिबिलिटी लग रही है कि वो मार्केट गया है, सो ही मे। नेक्स्ट, डैश आई ईट दिस एप्पल, मे आई ईट दिस एप्पल, क्योंकि हम परमिशन ले रहे हैं। थर्ड, वी हैव इनफ मनी, वी माइट बाई अ कार। हमारे पास पैसा बहुत है, हम कार खरीद सकते हैं। कार खरीदना कोई छोटी बात नहीं होती है। आपको कोई छोटा सा सामान चाहिए तो हम उसकी श्योरिटी दे सकते हैं कि हाँ ये खरीद लिया। कार खरीदने के लिए हमें सोच विचार करना पड़ता है, पैसे इकट्ठे करने पड़ते हैं, तो उसकी पॉसिबिलिटी थोड़ी कम होती है, इसीलिए माइट। फोर्थ, आई टोल्ड हिम दैट आई मे बी लेट। फिफ्थ, May God bless you. Sixth, may I eat this apple. Seventh, may I sit down, madam. मैडम से पूछ रहे हैं इसीलिए may का इस्तेमाल ही होगा, ठीक है। अब बात करते हैं will और shall वर्ड्स की। will with the first person यानी I V expresses willingness, promise, determination। जैसे he will punish you। Second, he will finish this work by tomorrow. Third, I will give you this book next Saturday. अब सेकेंड पर्सन की जब बात करें और थर्ड पर्सन जैसे यू, ही, शी, तो इसमें विल का इस्तेमाल हम करते हैं फ्यूचर टाइम को एक्सप्रेस करने के लिए। जैसे शी विल बी 30 नेक्स्ट मंथ, अगले महीने ये 30 साल की हो जाएगी। विल यू कम टुमारो, तो ये हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं, इसीलिए विल का इस्तेमाल सेकेंड और थर्ड पर्सन में होगा जब हम फ्यूचर की बात करेंगे। विल इज ऑल्सो यूज टू एक्सप्रेस अ पोलाइट रिक्वेस्ट इन अ क्वेश्चन फॉर्म। क्वेश्चन पूछने के तरीके से जब हम रिक्वेस्ट करते हैं तो भी विल का इस्तेमाल करते हैं। जैसे विल यू क्लोज द डोर, हमने किसी से रिक्वेस्ट करी कि क्या तुम दरवाजा भीड़ के जा सकते हो। विल यू हैव अनदर कप ऑफ टी, क्या आप फिर से कॉफी पियोगे, कप ऑफ कॉफी। इसके अलावा हम बात करेंगे शैल की। शैल विद द फर्स्ट पर्सन आई वी एक्सप्रेसेस द फ्यूचर टाइम। अब समझिए, विल का इस्तेमाल होता है सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन के फ्यूचर टाइम की बात करें तो, और शैल में उल्टा हो जाता है। शैल में फर्स्ट पर्सन के साथ हम इस्तेमाल करते हैं फ्यूचर टाइम के लिए। I shall go to Chandigarh next month. We shall watch the film tomorrow. Shall with the second person you and third person he, she, it person expresses command or promise. चलिए अब हम इस पे बेस्ड भी एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं, फिलिंग द ब्लैंक्स विथ विल और शैल।
I am busy now. I will post the letter tomorrow. I am busy now. I will post the letter tomorrow. Sorry, this I have done wrong. It will be shall. जैसा कि अभी बताया था, shall का इस्तेमाल होता है फर्स्ट पर्सन के लिए जब हम फ्यूचर की बात करते हैं. So this is shall. The examinations shall begin next week. Next, you shall do as you are told. Fourth, they say they shall complete the work next month. Will you please stop talking? Permission in a question form. Next, you shall not disobey me. Next, will you repeat the sentence again? Now, next is would and should. Would and should are past tense form of will and shall. Would will का past होता है and should shall का past होता है. She said that they would ring me up. She said that they should go for a picnic. If I won a lottery, I would buy a car. Would with the second person you is used to express a polite request. Would जब हम second person की बात करेंगे तो एक request करने के लिए इस्तेमाल होता है. Would is also used to express habitual action in the past. When I was young, I would get up early in the morning. पहले की कोई हैबिट के बारे में जब हम बात करते हैं तो भी would का इस्तेमाल करते हैं. Next, should is used to express obligation. Obligation यूज करने के लिए हम should का इस्तेमाल करते हैं. जैसे we should help the poor, एक तरह से सजेशन हो गया. You should be properly dressed और order भी. ठीक है. Now filling the blanks based on would and should. I would like to try on the shirt. Second, you should stop smoking. Third, would you mind passing the salt? The teacher told us that we should work harder. Fifth, would you like to sit down? Sixth, he said he would come next week. Seventh, she said that the aeroplane would land in half an hour. Eighth, when he was a child, he would cry for hours together. Now the last is must and ought to. बाकी सारे मैंने एक्सरसाइजेस सॉल्व कर दी. मस्ट एंड ought to पे बेस्ड एक्सरसाइज आपकी होमवर्क रहेगी. ये आप लोग खुद सॉल्व करेंगे, मैं समझा देती हूँ. मस्ट इज यूज टू एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन और कंपल्शन. अगर आपको किसी ने कहा यू हैव टू कंप्लीट द वर्क टुमारो, ठीक है, तो मैंने आपसे आपके ऊपर पाबंदी लगा दी, बाउंडेशन लगा दी कि आपको आज के आज ये काम करना है, तो वहां पे हम मस्ट का इस्तेमाल करते हैं. जैसे यू मस्ट फिनिश योर वर्क टुडे. ठीक है. और ought to is used to express obligation. जैसे you ought to obey your parents, you ought to speak the truth. हम किसी को बोल रहे हैं एक तरह से सजेशन के फॉर्म में कि आपको अपने बड़ों की इज्जत करनी चाहिए, आपको हमेशा सच बोलना चाहिए, तो इनको हम ऑब्लिगेशन कहते हैं, जहां पे हम ought to का इस्तेमाल करते हैं. जैसे you dash not forget to bring my books. यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम किसी को कंपलसरी किसी काम के लिए बोल रहे हैं, सो यहाँ मस्ट होगा. इसी तरीके से इस एक्सरसाइज को आप लोग अपने आप से होमवर्क में कंप्लीट करेंगे. सो चैप्टर नंबर 6 and 7 इज ओवर टुडे. चैप्टर नंबर 8 इज टेंसेस, जिसपे बेस्ड मैं एक यूट्यूब वीडियो पोस्ट करूंगी आज. ऑलमोस्ट 2 आवर्स की वीडियो है, वो आप लोग पूरी वीडियो देखेंगे. उस वीडियो को देखने के बाद आपको टेंस चैप्टर बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा. और अगर समझ में आ जाएगा तो उसके बाद आप लोग इस चैप्टर की एक्सरसाइजेस खुद सॉल्व करेंगे. ये आप लोगों का होमवर्क है. वो वीडियो अगर आप अच्छे से देखेंगे तो आप इस चैप्टर की एक्सरसाइजेस अच्छे से सॉल्व कर लेंगे. उस वीडियो में पूरा प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस सब एक्सप्लेन किया है. चैप्टर नंबर 8 में आपके सिर्फ प्रेजेंट और पास्ट टेंस के बारे में समझाया गया है, तो उस वीडियो को आप लोग बेशक सिर्फ प्रेजेंट एंड पास्ट टेंस ही देखिएगा. उसके बाद इस बुक की एक्सरसाइजेस आप लोग चैप्टर नंबर 8 की खुद सॉल्व करेंगे. सो दैट्स इट. आवर कोर्स फॉर हाफ ईयरली इज कंप्लीटेड टुडे. That's all for the today's class. Thank you very much.